रजत जी का इस मंच पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ बताने जा रहा हूं। रजत जी के साथ में मेरा 1996 से इनके साथ मेरा साथ रहा, सहयोग रहा। हमने कुछ वर्ष आपस में कार्य भी किया और मैंने रजत जी को एक टेलीफोन किया तो इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि जी आपने कहा तो मैं आ जाऊंगा। और ऐसे ही कई कार्यक्रमों में आप एकल के कार्यक्रमों में आते रहे हैं जब आपको रिक्वेस्ट की। अभी आपने वीडियो देखा और जितने बैठे हैं उनको तो हर्ष हुआ ही हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ आपको भी हर्ष हुआ कि हमारे एकल भारत यूट्यूब चैनल के बच्चों ने इस तरीके का एक कार्यक्रम बना कर के, और ये रजत जी की करीब करीब 30 साल की जर्नी आप, और उसमें कुछ वर्ष मैं भी इनके साथ रहा हूँ। रजत जी को आज देश और दुनिया में, देश तो जानता ही जानता है आपको, लेकिन दुनिया में जो भारत के साथ रुचि रखते हैं और जो भारत के साथ जुड़े हुए हैं वो भी पूर्णतया रजत जी को अच्छी तरह से परिचित हैं और चाहते हैं कि एक दफ़ा रजत जी से हाय हेलो और नमस्कार हो जाए। इतना आपने देश की कोई भी ऐसी हस्ती नहीं जिसको आपने आपकी अदालत में नहीं बुलाया हो। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और साथ में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, 150 साल आज पूरे हो चुके हैं और एकता दिवस के तौर पर इसको मनाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता के लिए कार्य किया, इसलिए हम एकता दिवस इसको कहते हैं। एकल को आज 35 वर्ष हो चुके हैं। 35 वर्षों में एकल ने एकता का ही काम किया है, ऐसा एकल का मानना है। और पिछड़ी जातियों में, वनवासी क्षेत्रों में, बॉर्डर एरिया पर, सब जगह एकल ने, जैसा कि आपने फिल्म देखी और आप एकल से परिचित भी हैं, तो एकल का काम एकता का ही काम है एक तरीके से। और उसमें मीडिया की कैसी भूमिका होनी चाहिए या है, ऐसा मैं रजत जी के द्वारा सुनना चाहता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस भव्य कार्यक्रम में बुलाया, सेवा के काम में मुझे शामिल होने का मौका दिया, राष्ट्रभक्ति के काम में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं उसका अवसर आपने मुझे दिया। बहुत बहुत आभार। और आपकी बात सही है कि लक्ष्मी जी और मेरा परिचय 30-35 साल पुराना है। हमने साथ में काम किया है और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि आपकी अदालत की जो यात्रा मैंने तय की, जिसमें मैं यहां तक पहुंचा, जो आपने वीडियो में देखा, उसमें लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैं मानता हूं कि किसी को भी जीवन में अवसर मिलना चाहिए। अवसर मिलेगा तो आप उसको अपॉर्चुनिटी में, सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं। लक्ष्मी जी ने, उनके परिवार ने मुझे ये अवसर दिया और ये ईश्वर की कृपा है कि वो एक सफलता में कन्वर्ट हो पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एकल के बारे में मेरे मन में बहुत आदर है, बहुत श्रद्धा है। उसका कारण यह है कि जो भी इस देश के लिए जरूरी चीजें हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, जागरण के क्षेत्र में, वो सारे काम एकल के मंच से होते हैं।
और ये कोई आसान काम नहीं है। दूर दराज के इलाकों में जाके काम करना ये मुश्किल काम है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो मंच से मैंने एक बात सुनी, आज मुझे इतना हर्ष हुआ वो सुन करके। हमारे देश में एक अवसाद का वातावरण है, दुख का, तकलीफ का वातावरण है। बरसों से लोगों ने परेशानियां झेली हैं और एकल ऐसे लोगों के बीच में काम कर रहा है। इस मंच से जो यहां से बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि एकल का मतलब है आनंद, खुशी, एकल का मतलब है उत्सव। मुझे लगता है इस देश में जो लोग जनता को उत्सव दें, उससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो सकती। जहां तक मीडिया का सवाल है, आप मीडिया को अच्छी तरह समझते हैं। मीडिया में 3 वर्ग आज हम ब्रॉडली समझ सकते हैं। एक तो प्रिंट मीडिया, एक ब्रॉडकास्ट मीडिया और तीसरा डिजिटल मीडिया। और चूंकि डिजिटल मीडिया में आपने एकल को एक स्थान दिया है, यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा कर रहा है, तो मैं डिजिटल मीडिया की बात करना चाहता हूं। मेनली डिजिटल मीडिया में नेगेटिविटी का ज्यादा स्कोप है। जो जिसको जितना ज्यादा गाली देता है, जो जितनी ज्यादा नेगेटिव बातें करता है, उसको उतना ज्यादा प्रचार प्रसार मिलता है। जो अच्छी बातें करते हैं, जो आपकी तरह समाज सेवा के काम करते हैं, जो एकल जैसे अभियान चलाते हैं, उनको उतनी जगह डिजिटल मीडिया में नहीं मिलती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कल रात को मुझे मन में बहुत तकलीफ हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम का मैच था। जो रॉड्रिक्स हमारी प्लेयर, जिन्होंने 127 रन बनाए, टीम को जीत दिलाई, और उसके बाद जब उनको अवार्ड दिया जा रहा था और उनसे जो एंकर बात कर रहा था, वो फूट फूट के रो रही थी। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिन से मुझे सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा था। यह कहा जा रहा था ये तो किचन में काम करने लायक है, और तरह तरह की खराब बातें उनके बारे में कही गई। उस देश की बेटी ने मैदान में खड़े होकर, जो टीम अनडिफीटेड थी, सिंगल हैंडेडली अकेले खड़े होकर शुरू से लेकर आखिर तक उस टीम को हराया। आज पूरे देश को उस पर गर्व है, लेकिन उसके मन में तकलीफ है कि उसको डिजिटल मीडिया ने कितना ट्रोल किया। आज सरदार पटेल का आपने जिक्र किया। सरदार पटेल देश के हीरो हैं, महात्मा गांधी देश के हीरो हैं, नरेंद्र मोदी देश के हीरो हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया ने पिछले 5-6 साल में इस देश के हीरोज को डिमोलिश करने का काम किया है। वो किसी को हीरो रहने नहीं देना चाहते। हमारे देश के लिए हीरो जरूरी हैं। हमारे लिए सरदार पटेल भी जरूरी है, महात्मा गांधी भी जरूरी है, हमारे लिए वीर सावरकर भी जरूरी हैं। अगर देश में हीरो नहीं होंगे, कौन हमें इंस्पायर करेगा? लेकिन आप देखेंगे बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वीर सावरकर को, महात्मा गांधी को, आप अनेकों नाम ले सकते हैं, आज के जमाने के विराट कोहली को, अमिताभ बच्चन को डिमोलिश करने का काम डिजिटल मीडिया के माध्यम से होता है, जिसे सोशल मीडिया लोग कहते हैं। ये हमारे सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, एक अच्छा चैनल शुरू किया है, पॉजिटिव माइंड का चैनल शुरू किया है, अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग उस नेगेटिविटी को भूल के एकल के जो यूट्यूब चैनल जैसे पॉजिटिव चैनल्स को देखेंगे और उससे वो इंस्पायर होंगे और देश आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा कहा आपने, लेकिन मैं इसको कैसे रोका जा सकता है, और इसको रोकने के लिए मैं सरकार को जिम्मेवार नहीं मानता हूं, लेकिन मैं इसके अंदर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व जो सोशल संस्थाएं हैं जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश के लिए कार्य कर रही हैं, उसकी विशेष तौर पर क्या जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और इसकी कोशिश भी हो रही है तीनों लेवल पे, सरकार के लेवल पे, ब्रॉडकास्ट मीडिया के लेवल पे, प्रिंट मीडिया के, तीनों के लेवल पर हो रही है। लेकिन 2 इसके एस्पेक्ट हैं। एक तो हमारा सामाजिक ताना बाना है। हमारे समाज में आप देखेंगे एक घर में डाइनिंग टेबल पर 4 लोग बैठे हैं, चारों आपस में बात नहीं कर रहे,
चारों अपने मोबाइल से, कोई कनाडा में बात कर रहा है, कोई लंदन में बात कर रहा है, कोई बीकानेर बात कर रहा है, पूरी दुनिया से बात करते हैं, आपस में बात नहीं करते। आप देखेंगे हमारे यंगस्टर जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले उस रेस्टोरेंट के बाहर की तस्वीर लेते हैं, फिर अंदर जाके जो टेबल पर क्रॉकरी रखती है उसकी तस्वीर लेते हैं, उसको पोस्ट करते हैं। जब खाना आ जाता है, खाना खाते नहीं है, खाने की तस्वीरें खींच के उसको पोस्ट करते हैं, दोस्तों का रिएक्शन आ जाता है, फिर खाना खाना शुरू करते हैं। आप ट्रैफिक पुलिस को देखिए, ट्रैफिक पुलिस के सिपाही चौराहे पर खड़े होते हैं और उनके वो ट्रैफिक नहीं देख रहे होते, वो मोबाइल देख रहे होते हैं। ये समाज में और दुनिया में, अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ी और उसमें पता चला कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, ये हिंदुस्तान में लोग देखते हैं। सबसे ज्यादा टाइम हमारे देश के लोग उन वीडियोस पर स्पेंड करते हैं। तो ये एक ट्रेंड है। अब उसमें हम कैसे लोगों को मोटिवेट करें कि वो बेहतर चीजें देखें, अच्छी चीजें देखें, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये जरूरी है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा खतरा है वो है डीप फेक का। डीप फेक के वीडियोस लोगों को बुरी तरह गुमराह करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वीडियो जिसमें वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पैर छू रही हैं, अभी 3-4 दिन पहले वायरल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी किसी साड़ी की दुकान में साड़ियां बेच रहे हैं, वो दिखाया गया। कोई लिमिट नहीं है। मैं इसका भुगतान मैं आपको बता सकता हूं। मैंने कई बरस पहले, आज की बात में, अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू किया था। मैंने अचानक देखा वो वही वीडियो, वही अमिताभ बच्चन और वो मैं, आवाज उनकी और आवाज मेरी, और हम आपस में बात क्या कर रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि आपके घुटनों का दर्द कैसा है। वो कह रहे हैं, रजत जी आपने जो मुझे पीड़ांतक दवाई दी थी उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। कंप्लीटली एआई क्रिएटेड वर्जन। एक वीडियो जिसमें मैं डायबिटीज की दवाई बेच रहा हूं। उस्ताद अमजद अली खान साहब हैं, पुराने ज़माने के व्यक्ति हैं। वो मुझे एक लंच पर मिले और मुझे किनारे में ले गए कि आपसे एक प्राइवेट बात करनी है। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे भाई साहब आपको भगवान ने इतना दिया है, आपका इतना नाम है। मैंने कहा लेकिन आप क्या हुआ, आपका इतना सम्मान है, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं। मैंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन किस लिए कह रहे हैं आप ये, आपको ना वो दवाई नहीं बेचनी चाहिए डायबिटीज़ की। तो मैंने कहा देखिए उस्ताद जी वो मैं नहीं हूँ, वो डीप फेक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ वीडियो है, उसको लोग देखते हैं। और वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें मैंने पूरा बताया उनको। कहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन आपको डायबिटीज़ की दवाई नहीं बेचनी चाहिए। समझाना मुश्किल है। रजत जी ऐसा है, एकल लगभग 28 लाख बच्चों को एक समय में शिक्षा देता है, और एकल से करीब 3-4 करोड़ बच्चे शिक्षा ग्रहण करके निकल चुके हैं। और इसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट का काम है। और एकल ने करीब 3500 जो के आचार्य बनाए हैं, और आचार्य भी जो हमारी जो नेग्लेक्टेड आबादी थी, या ये कह लीजिए कि आप जो लोग आदिवासी लोग थे, उन आदिवासी लोगों को आचार्य बनाया। तो एकल अपनी तरह से, जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, उसको एकल अपनी तरीके से बच्चों के अंदर संस्कार डाल करके ये प्रयास कर रहा है कि आप ये सोशल मीडिया और ये भ्रांतियों में ना आए और समाज का एक रेगुलर हिस्सा बने। उसी के साथ में हमारे और लोगों का कितना दायित्व होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं दूसरा एक और क्वेश्चन एक आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि चूँकि आपका अभ्यास ज़्यादा रहा है और रहेगा, कि जो एकता है हमारे देश में, पिछड़ी जातियाँ, अगड़ी जातियाँ, स्वर्ण जातियाँ, उन जातियों को जोड़ने का कार्य
लगभग पिछले 35 वर्षों से एकल कर रहा है, और एकल के अंदर कोई जाति भेद है ही नहीं। जो पिछड़ी जातियां हैं वो भी गले लगती हैं, उनको भी एक समान है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, यहाँ हर तरह की जाति आपको मिलेगी, हर संस्थाओं में एक तरीके की जाति मिलेगी, आपके यहाँ मीडिया में भी हर तरह की जाति मिलेगी। लेकिन इस देश से हम जातिवाद कब और कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसका क्या प्रयास, मीडिया का क्या प्रयास होना चाहिए? धन्यवाद। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जातिवाद के जहर ने देश को बांटा है। ये आपकी बात सही है कि जातिवाद के जहर की वजह से समाज में कई तरह की भ्रांतियां पैदा हुई हैं, लेकिन इसमें मीडिया का रोल कम है। आपने खुद ही कहा कि मीडिया में तो सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह की बात करते हैं। शायद जागरूकता पैदा करने में हम लोग कहीं पीछे रह गए, और उसका बहुत बड़ा कारण है कि देश की राजनीति पर जाति का बहुत प्रभाव है, और राजनीति भी मैं कहूँगा चुनाव पर जातियों का बहुत प्रभाव है। सब पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल ये कहेंगे कि हम जाति में विश्वास नहीं रखते, हम जातिवाद करना नहीं चाहते, लेकिन जब चुनाव आता है, किसी को टिकट देनी होती है, विधानसभा हो या लोकसभा, तो सबसे पहले एनालाइज किया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस जाति के कितने लोग हैं, उसके हिसाब से टिकट दिया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको कोई मीडिया, इसको कोई सरकार, कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। कई राज्यों में ये प्रभाव कम हुआ है, धीरे धीरे कम हुआ है, कई राज्यों में ये प्रभाव आज भी है। और मुझे लगता है कि पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये प्रयास एक लार्जर लेवल पर शुरू हुआ है, लेकिन चूंकि ये रोग बहुत पुराना है, बहुत गहरा है, तो इसको ठीक करने में समय लगेगा। एकल को आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे भाई? एकल ने, देखिए, एकल तो ये कर ही रहे, मैं क्या कहूं एकल को, सारे अच्छे काम तो आपने अपने हाथ में लिए हुए हैं। मुझे तो लगता है कि और भी ऐसे कई सारे जो काम है, जो भ्रांतियां क्रिएट करते हैं, वो आपके हाथ में लेने चाहिए। मैं समझता हूं एकल को ही ये जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए कि लोग ये डिजिटल मीडिया की बातों में ना आए, पॉजिटिव सोचें, पूरा देश उत्सव मनाए, देश में पॉजिटिविटी का माहौल हो। एकल से ही शुरुआत करते हैं, और उसमें मैं जो कुछ योगदान कर सकूंगा वो जरूर करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास इंडिकेशन आ चुका है कि आप ज़्यादा समय ना लें। मैं रजत जी का धन्यवाद देता हूं। आगे की कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नम्र निवेदन करूंगी श्री रजत जी से भी कि और भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो हम यहाँ सब सुनने को तैयार हैं। आपका हम जरूर उद्बोधन सुनना चाहेंगे। नहीं, मैंने तो जो कहना था कह दिया। मुझे लगता है जितना भी समय देना आपको लक्ष्मी जी को दीजिए, ये बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। और अब मुझे लगता है जो हम टीवी के एंकर्स हैं उनको अपनी लाइफ में एक थ्रेट और मिल जाएगा लक्ष्मी जी को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इतना समय दिया, मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। उमंग प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 3.0 को-पावर्ड बाय SMC। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा, कृपया आप मंच पर आप मंच पे ही रहें। आज के दिन की देखिए एक विशेष बात यह है कि हम इस वर्ष मंच 3.0 में पहली बार एकल भारत गौरव अवार्ड की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है समाज के ऐसे महानुभावों और चेंज मेकर्स का सम्मान करना जिन्होंने अपनी प्रतिभा, सोच और विजन के दम पर समाज में अतुलनीय योगदान दिया है। तो रजत शर्मा जी को हम इस अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर एकल भारत मीडिया फाउंडेशन के सभी डायरेक्टर्स को। कृपया आप लोग आए मंच पर और सर को सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाएं। एकल भारत की ओर से ये पहला जो हमारा अवार्ड है वो श्री रजत शर्मा जी को दिया जा रहा है, और ये हम सब के लिए भी बहुत गौरव की एक बात है। और कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो रजत जी, हम लोग भी सब गौरवान्वित हैं, आपको इस गौरव अवार्ड को आपको दिया जा रहा है। ये अवार्ड तो मेरे लिए सरप्राइज है, मुझे बताया नहीं था, और मेरे ऊपर तो लग रहा है लक्ष्मी जी की कृपा हो रही है। ठीक है।
तो मंच पर उपस्थित हैं श्री संजीव गोयल जी, श्रीमती आराधना अग्रवाल जी, प्रवीण आर्य जी और राजीव अग्रवाल जी। सब हमारे एकल परिवार के ही सदस्य हैं। मैं किसी का डेजिग्नेशन नहीं बता रही हूँ, सब एकल परिवार से ही हमारे पदाधिकारीगण हैं। तो रजत शर्मा जी को मिल रहा है एकल भारत गौरव अवार्ड। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए एकल भारत गौरव अवार्ड प्राप्त करने वाले रजत शर्मा जी का। तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां। सभी ने अभी चाय भी पी है, बिस्किट्स भी खाए हैं, पूरी ऊर्जा के साथ। हेलो रजत जी, एक सवाल आपसे। मैं आपके सामने ही खड़ा हूं। क्या आज आपको महसूस हुआ कि आप आपकी अदालत में दूसरी तरफ बैठे हैं और लक्ष्मी जी वकील हैं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे पॉजिटिव सवाल पूछने वाले लोगों तो जवाब देना भी अच्छा लगता है। और मैंने देखा कि पूरे कार्यक्रम में लक्ष्मी जी की इंटेंट क्या थी, एकल भारत का काम लोगों के पास की जानकारी में आए, और दूसरा एकल भारत को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये उनका फोकस था। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और हमें कितना अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम देख करके, ये महसूस होता है आपको? नहीं, ये तो आप मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं जो कुछ हूं ये देश की जनता की वजह से हूं, आप लोगों की वजह से हूं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, पता नहीं मैं उसके काबिल था भी नहीं, लेकिन जो कुछ हूं वो आप लोगों की वजह से हूं। दर्शकों को 32 साल से इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, मैं उसके लिए जितना धन्यवाद कहूं वो हमेशा कम रहेगा। जैसे आपका प्रोग्राम नंबर 1 है, ऐसे ही एकल वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनजीओ है। 4 लाख हमारे वो हैं कार्यकर्ता, और इतनी बड़ी एक सिंगल एनजीओ वर्ल्ड में नहीं है, हमने देखा। तो दोनों चीज़ें, हम दोनों में समानता है। थैंक यू वेरी मच। अगर और भी किसी के मन में कोई सवाल हो तो आप, समय है हमारे पास। एक चीज और है, यहाँ पर मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर जितेंद्र आढ़िया जी को और डॉक्टर किन्नरी गुप्ता जी को, जो कि आपको एक बहुत ही सुंदर किताब प्रस्तुत करने जा रहे हैं, भेंट करने जा रहे हैं। सर नमस्कार जी। रजत जी नमस्कार, मैं इधर खड़ा हूं जी। आपने अभी एक बात कही कि जागरूक करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई मीडिया की। आपको लगता है कि जितने लोग आज पॉजिटिव हैं, क्या उनको चैनल पे स्थान देना चाहिए? जैसे आपकी अपने चैनल की बात करें, इंडिया टीवी पे करोड़ों लोग हैं, क्या एकल को भी आप थोड़ा सा समय देंगे इसमें? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। वैसे जब भी मैं एकल के कार्यक्रम में आया हूं, मैं इसके बारे में कहा है, और आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम के बारे में, एकल के जो अभियान है उनके बारे में बहुत सारी जगह जहां मैं जाता हूं बोलने के लिए, IITs में, IIMs में, मैं एकल का जिक्र करता हूं। मुझे कहना अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपनी तरफ से बताऊं कि मैं ये करता हूं, लेकिन मैं इस संगठन का जिक्र करता हूं और लोगों को बताता हूं कि इन्होंने कैसे ट्राइबल्स के बीच में, गरीब लोगों के बीच में, दूर दराज के क्षेत्रों में जाके काम किया है, और उससे हम कितना सीख सकते हैं। और सच आपको बात बताऊं, जब एकल का कार्यक्रम देखता हूं तो अपने आप को मुझे लगता है मैं बहुत छोटा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। ये मानता है आप। ये सर चैनल में भी कुछ टाइम देंगे एकल को आप? थैंक यू वेरी मच। चैनल पे टाइम देते भी रहे हैं, शायद आप लोगों के निगाह में शायद नहीं आया हो। और दूसरा, जैसे रजत जी ने बताया, वो रजत जी विद्यार्थी परिषद में रहे हैं। मैं आप लोगों को और रजत जी की जानकारी दे देता हूं। जिस तरीके से रजत जी अपने आप की अदालत में लोगों की जानकारी देते हैं, तो विद्यार्थी परिषद में आप रहे हैं, तो वो संस्कार और संस्कृति वही है रजत जी की जो आप लोगों की है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? आपने इमरजेंसी की त्रासदी को बहुत ज़्यादा झेला है, वो अगर आप शेयर करेंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। संक्षेप में बताता हूँ, कहानी तो बहुत लंबी है इमरजेंसी की। जब इमरजेंसी लगी, मेरी उम्र 17 साल की थी। मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। अरुण जेटली जी हमारे कॉलेज के आउटगोइंग प्रेसिडेंट से, उनसे एक संबंध आया था,
और विजय कुमार गोयल हमारे कॉलेज के नेता थे, वो और मैं मिल के काम करते थे। जिस दिन इमरजेंसी लगी 25 जून की रात को अरुण जी को पुलिस उनके घर गिरफ्तार करने पहुंची। वो चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि इमरजेंसी कितनी खतरनाक हो सकती है। वो वापस यूनिवर्सिटी आ गए और विश्वविद्यालय में हम लोगों ने एक कैंपस में एक जुलूस निकाला और जिसमें हम तानाशाही मुर्दाबाद और इमरजेंसी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने आकर हमें समझाया कि आप जो कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक है, इमरजेंसी में हमारे पास में शूट एट साइट का अधिकार है, हम आपको गोली मार सकते हैं और हमें कोई पूछ नहीं सकता। और फिर उन्होंने बताया कि देश भर में जितने भी लीडर थे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, प्रकाश सिंह बादल, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, सारे के सारे रात को ही जेलों में डाल दिए गए थे। और उन्होंने कहा था आपको जेल में डालने में हमें देर नहीं लगेगी। मैं तो बहुत छोटा था। फिर अरुण जी जब वहां भाषण दे रहे थे, वहीं पुलिस ने घेरा डाला और उनको अरेस्ट कर लिया। अब कभी कभी कहते हैं कि जो क्राइसिस है वो इनोवेशन को जन्म देता है। आज मैं जर्नलिस्ट हूं, पत्रकार हूं, लेकिन मेरा पहला कदम उस क्राइसिस की वजह से जर्नलिज्म में पड़ा। मैंने और विजय गोयल ने मिलके इमरजेंसी में एक अंडरग्राउंड अखबार निकालना शुरू किया। अखबार तो क्या कहेंगे, हमने उसका नाम रखा क्रांति। और वो साइक्लो स्टाइलिंग उस जमाने में होती थी, पुराने जमाने के लोग जानते हैं, आज तो कोई साइक्लो स्टाइलिंग जानता नहीं। तो साइक्लो स्टाइलिंग पेपर पर हम आज से खबर लिखते थे। और शक्ति नगर में एक शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज था, रात में 12 बजे के बाद वहां जाके उसकी साइक्लो स्टाइलिंग कॉपियां, जब तक हाथ दुख नहीं जाते थे वो कॉपियां निकालते रहते थे। और फिर उसको लिफाफों में बंद करके रात में विजय गोयल के स्कूटर पे हम बैठ के और उन लोगों के घरों में डाल देते थे। पहला वो एक्सपेरिमेंट था वो अखबार निकालने का। फिर हमने उसको हिंदी में भी निकालना शुरू किया, उसका नाम मशाल हमने रखा। एक दिन जब वो अखबार की मैं कॉपियां निकाल रहा था तो विजय गोयल ने कहा कि अब पुलिस हमारे घर तो आएगी नहीं, क्योंकि पुलिस समझते अपने घर में तो रहते नहीं, हम तो इधर उधर छुप के भागते हैं। तो मैं घर जाता हूं, कुछ कपड़े ले आता हूं, मम्मी से पैसे ले आता हूं। उनके फादर ऑलरेडी जेल में थे। जब वो घर गए हुए थे उस टाइम पुलिस ने छापा मारा और वहां से मुझे पकड़ा। और आप जानते हैं जब पुलिस पकड़ती है तो 2-4 थप्पड़ तो वैसे ही मार देती है। और मैं बहुत पतला दुबला था और वहां से वो मुझे हथकड़ी लगा के पुलिस स्टेशन तक ले गए, सब्जी मंडी में। और फिर उस पुलिस स्टेशन में उन्होंने मुझे कहा कि कौन कौन तुम्हारे साथी हैं। मैं इतना यंग था, मैं किसी को जानता नहीं था। उन्होंने फिर मुझे कहा कि विजय गोयल से बात करो। वो कहाँ है? मैंने कहा वो तो कुछ नहीं करता, वो अपने घर पे रहता है, मुझे मालूम था वो घर पे है, तो उसको बुलाओ। तो मैंने नंबर डायल किया, विजय की मदर ने फ़ोन उठाया। मैंने उनसे कहा कि आप विजय को दो, तो उन्हें अब मेरी आवाज़ पहचान ली, विजय को दिया। तो मैंने कहा विजय को, विजय दाल में काला है, ये हमारा कोड वर्ड था। तो उसने कहा तू पकड़ा या? मैंने कहा हाँ। तो पुलिस वो तो फ़ोन रख दिया। फिर पुलिस ने बहुत मेरी पिटाई की, बहुत पिटाई उन्होंने। अरे पिटाई की, आप लोग हंस रहे हो, बताओ कोई बात हुई? आज तो हंस सकते हैं इस बात पे लक्ष्मी जी, लेकिन ऐसे कुर्सी पे बिठाया, ये पैर सामने बांध दिया। आज भी मेरे यहाँ ये जो निशान है ये वो मार के निशान है। और उसके बाद फिर जेल गए। वो लंबी कहानी है, 10 महीने करीब जेल में रहे। और फिर उसके बाद जब बाहर निकले फिर बाद में तो वातावरण बदल गया। तो मुझे लगता है कि वो जो दिन है उन्होंने ये सिखाया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब क्या होता है, इस देश में स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, वो हमें सीखने को मिला। भाई साहब राम राम। मैं एक छोटा सा बस प्रसंग आपको भी बताना चाह रहा हूँ। जिस कुटुंब, जिस परिवार के हम लोग सदस्य हैं, मुझे वास्तविकता में बहुत गर्व होता है। आपने, मुझे लगता है, लाखों कॉन्क्लेव, हज़ारों ऐसे मंच देखे होंगे, मगर शायद ये इकलौता ऐसा मंच होगा। ऐसे कार्यक्रमों में कॉर्पोरेट जगत के बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट्स, बुद्धिजीवी, ऐसे लोग हमेशा ऐसे कार्यक्रमों में रहते हैं। मगर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इस जगह जहाँ अभी हम बैठे हैं, 100 से अधिक ऐसे युवा उपस्थित हैं जो शबरी बस्तियों के हैं, जिनको साधारण भाषा में लोग स्लम कहते हैं। वहाँ के बच्चे अभियान में आके ऐसी जगह पे जहाँ पे दिल्ली के सबसे बड़े बुद्धिजीवी, सबसे बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, वैसे लोग हैं, वहाँ पे 100 से अधिक शबरी बस्ती के युवा, हमारी तृप्ति बहन, मुरली जी, ऐसे लोग लेके आएँ ताकि वो समानता के साथ ऐसी जगह पे बैठें।
आपके जैसे लोगों के साथ बैठ के सीख सकें, समझ सकें। ये मुझे लगता है कि हमारे जैसे किसी भी युवा के लिए बहुत गर्व का विषय होता है कि ये संस्कार हमें अभियान ने ऐसे पृष्ठपोषक हैं जिनकी सोच ऐसी है कि ऐसे मंचों पे भी ऐसे बच्चे आएँ, बैठें, तब भारत एक हो। तो आज जिनकी हम जो आज एकता का दिवस मना रहे हैं, ये एकता का सबसे बड़ा उदाहरण अभियान है। ये भी आपके नॉलेज में मैं लाना चाह रहा था। मैं लक्ष्मी जी ऐसे बच्चों से कुछ कहना चाहता हूँ। जी इन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा बचपन आपके बचपन से अलग नहीं था। मैंने गरीबी, अभाव और तकलीफ की पराकाष्ठा देखी है। जो दुख आपने जीवन में देखे हैं वो दुख मैंने देखे हैं। पुरानी दिल्ली में सब्जी मंडी में तीसरी मंजिल पर 10 बाई 10 का कमरा था। 7 भाई, 1 बहन, 1 बीमार माँ और पिताजी, 10 लोग हम रहते थे। उसमें फर्श पर हम लोग सीधे सारे लोग एक साथ सो भी नहीं सकते थे। बारिश आती थी तो घर के सारे बर्तन टपकने के लिए जो पानी गिरता था उस पर लगा देते थे। नहाने के लिए गली के नुक्कड़ पे एक नल था, सरकारी नल, वहां जाते थे। 1 बाल्टी पानी माँ के लिए और 1 बाल्टी बहन के लिए ले आते थे। हम बाहर कमरे के बाहर बैठते थे और वो उसमें नहा लेती थी। खाने के लिए कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उस जमाने में अमेरिका से पाउडर के दूध के डिब्बे आते थे। लाइन में लग के वो दूध ले आते थे और वो कई कई दिन वो पाउडर के दूध से पीकर काम चलता था। पढ़ने के लिए वहां पर सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन था, वहां रात में लाइट होती थी, वहां जाते थे। स्कूल ऐसा था जिसमें न टीचर थे न ब्लैक बोर्ड थे। घर से अपनी बोरियां लेके जाते थे, उस पर बैठते थे। लेकिन इस देश की मिट्टी में कुछ ऐसा है, ये गरीब से गरीब व्यक्ति को अवसर देता है और आप उस अवसर का प्रयोग करें तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया। रजय जी नमस्कार। एक मैं भूमिका बनाने के बजाय सीधा सीधा एक आपके थॉट में जो मेरे दिमाग में कई साल से चल रहा था वो शायद आपके सामने ही प्रकट होना था आज। और आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ गिव इट ए थॉट अगर पहले नहीं आया हो। हमारे चैनल्स पे जनरली वही जैसे आपने बताया सब उल्टी सीधी न्यूज़ और ये नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा होती हैं। क्या ऐसा संभव है कि समाज को बिल्ड करने के लिए जो अच्छे वचन हैं वो कोई चैनल हो सकता है आपके चैनल से अगर शुरुआत हो कि एक एक दो, आई नो इट हैज़ गॉट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की टाइम जाएगा, लेकिन उससे समाज का उत्थान होने में बहुत मदद मिलेगी। लोगों के दिमाग में पॉजिटिविटी आने में, खासकर यंगर जनरेशन में बहुत मदद मिलेगी। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गिव इट अ थॉट। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका सुझाव के लिए। हम करते हैं जितना संभव होता है। आपका सुझाव है और करेंगे। हेलो सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। सर प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप वकील भी हैं और आप सीनियर पत्रकार भी हैं, तो इस हिसाब से मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं यूट्यूब चैनल देखती हूँ, आप जो चीज़ देखते हैं उसी तरह का कंटेंट आता है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन हर कोई उस पर एक्सपर्ट बने बैठा है। ना कोई डिग्री है, कोई डॉक्टर है, कोई क्रीम बेच रहा है, ये क्रीम लगा लो, कोई कह रहा है शैम्पू लगा लो, कोई कह रहा है ये दवाई ले लो। तो मतलब इस पे हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय या मतलब जो भी अश्लील जो कंटेंट भी बना रहे हैं बच्चे, उस पे क्यों काम नहीं करता है? मतलब इससे मीडिया को भी मतलब जागरूकता करनी चाहिए। आप लोगों को हर कोई एक्सपर्ट बना बैठा है, जबकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, हर कोई जर्नलिस्ट है। जो बात आपने कही वो सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में नेगेटिव कंटेंट, जहर भरा कंटेंट, झूठ, फेक न्यूज़ ज़बरदस्त फैलाया जा रहा है। किसी भी सरकार के पास, किसी भी संगठन के पास इतनी शक्ति नहीं है कि उसको रोक सके, लेकिन तो भी दुनिया भर में जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो इस पर विचार कर रहे हैं। और मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें लीड ली है। उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स के साथ कई मीटिंग्स की हैं। हमारे आईएनबी मिनिस्टर ने 2-3 प्रपोजल्स बनाए हैं जो अब हम लोगों के सामने हैं, जिस पर विचार चल रहा है। हाल ही में फेक न्यूज़ और डीप फेक को कैसे रोका जाए। रोकना संभव नहीं है तो कानून ये बनाया जाए कि जो डीप फेक है उसके ऊपर 1/3 हिस्से में लिखा जाए ये डीप फेक है। जो टूल्स डीप फेक और झूठे वीडियोस बनाते हैं उनको कैसे रोका जाए, उन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी कोशिश हो रही है।
और आपने जो कहा कि सिर्फ ये नहीं कि दवाइयाँ, ये तो हमने बात की। मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोग हर रोज़ जब न्यूज़ करते हैं तो हमारे सामने कैसे केसेस आते हैं। 3 दिन पहले की बात है, एक यंग लड़का 18 साल का, उसकी बहन और उसकी माँ के वल्गर वीडियोस, फेक वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसने पैसे देकर उसको रोकने की कोशिश की। 18,000 रुपये अपनी माँ के अकाउंट से निकाले, उसको दे दिए। जब पैसे नहीं दे पाया, उसको लगा कि जब ये वीडियो लोगों के सामने आएंगे तो कितनी शर्म होगी, उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। ये एक केस 3 दिन पहले का है। ऐसे सैकड़ों केसेस हमारे सामने आते हैं और दिल रोता है। और जब हम ये, और मैं कोशिश करता हूं, आप देखेंगे आज की बात में हर 3-4 दिन में ऐसे केसेस को मैं हाईलाइट करता हूं और लोगों से कहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हर बात पर विश्वास मत करिए, हर मैसेज को फॉरवर्ड मत करिए। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतनी तरह की ताकतें इसमें लगी हुई हैं, तो ये मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस देश के ब्रॉडकास्टर्स और इस देश की INB मिनिस्ट्री, हम लोग मिल करके बहुत जल्द इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसको पूरी दुनिया फॉलो करेगी। मोर क्वेश्चन प्लीज। समय अभी आपकी जानकारी है तो बता दूं, रजत जी जो है ब्रॉडकास्टिंग जो संस्था है उसके आप अध्यक्ष हैं, तो आपने जो क्वेश्चंस किए वो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के किए, अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कर जी, समय की थोड़ी पाबंदी है इस समय, तो हमें जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर जितेंद्र आर्या जी को और उनके साथ डॉक्टर किन्नरी गुप्ता जी को, जो कि अपनी किताब, अपनी पुस्तक, और इसी के साथ ही जो संजय जी हैं वो भी आएंगे, प्रकाशक जो हैं वो भी स्टेज पर आएँ और सर को गिफ्ट करें। संजय जी जो है प्रकाशक, वो आएँ और ये पुस्तक दें। अभी इसी के साथ निकलना होगा तो आप उसके हिसाब से समय। इसी के साथ में मंच पर सबसे पहले हम लोग आमंत्रित करना चाहेंगे यहाँ पर हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर हैं, ओमैक्स के बिजनेस हेड श्री श्रवण गोविल जी को, और साथ ही हमारे को पावर स्पॉन्सर SMC ग्रुप से सुभाष अग्रवाल जी को भी, कि वो भी मंच पर आए और रजत जी का सम्मान करें। इसी के साथ हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर है ओमैक्स, इनके बिजनेस हेड श्री श्रवण गोविल जी, और को पावर स्पॉन्सर SMC ग्रुप से सुभाष अग्रवाल जी स्टेज पर आए। हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत ही सहयोग रहा है इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, उनका लगातार सहयोग रहा, जिस कारण आज ये सब कुछ हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सिर्फ 2 मिनट का समय लेंगे रजत जी। ईशा जी आ रही हैं, सो मोमेंटो आप लोग भी प्लीज आओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उमैक्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 3.0 को पावर्ड बाय SMC।